शिव नाश्ते के लिए नीचे आया। सिद्धि उसे कहीं भी नजर नहीं आई। सर्वेंट डाइनिंग टेबल के पास नाश्ता सर्व करने के लिए खड़े थे। शिव ने पूछा, मैडम ने नाश्ता किया? मैं बुलाने गई थी लेकिन मैडम ने नाश्ते से इनकार कर दिया। शिव मन ही मन खुद से बोला, इससे ज्यादा जिद्दी मैं हूँ। ये खुद को साबित क्या करना चाहती है। शिव नाश्ते के लिए बिल्कुल नहीं रुका और सिद्धि के कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर आया तो उसे सिद्धि कहीं दिखाई नहीं दी। बालकनी का दरवाजा भी खुला हुआ था। सिद्धि को ढूंढते हुए शिव बालकनी में पहुंचा। सिद्धि रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए खड़ी थी। शिव उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। सिद्धि ने जब उसे वहां देखा तो वो पलटकर खड़ी हो गया। वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। शिव अपने हाथ बांधकर बोला, खाना क्यों नहीं खा रही? तुम किस खुशी में भूख हड़ताल कर रही हो? देखो, मैं तुम्हें यहाँ सही सलामत लेकर आया था और वापस भी ठीक ठाक लेकर जाऊंगा। मेरी फैमिली की नज़रों में मुझे गिराने की कोशिश मत करो। मेरी जिंदगी है, मुझे खाना खाना है या नहीं ये मेरा फैसला है। सिद्धि ये बोल जाने लगी तो शिव ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक दिया। किसने कहा मैं तुम्हारी जिंदगी है? तुम मेरी गुनहगार हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी पर फिलहाल मेरा हक है। इसे खत्म करने का हक भी मैं तुमसे छीनता हूँ। फिलहाल तुम्हें जीना है और जीने के लिए खाना जरूरी है। शिव उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। सिद्धि उसके साथ जाना नहीं चाहती थी लेकिन वो रुकने को भी तैयार नहीं था। शिव ने उसे नाश्ते की टेबल पर बिठाया और खुद अपनी चेयर पर बैठ गई। सर्वेंट ने आगे बढ़कर उन दोनों के प्लेट में खाना सर्व किया। शिव ने नाश्ता शुरू किया लेकिन सिद्धि को चुप देख वो भी खा नहीं पाया। शिव ने गुस्से से कहा, मतलब की बात नहीं मानोगी तुम? मैं बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं खाती। सिद्धि का एक्सक्यूज सुनकर शिव आगे बोला, तो किसने रोका है? लेफ्ट साइड मंदिर है, किसी से भी पूछ लेती। मैं जानती हूँ। सिद्धि की बात काटते हुए शिव ने कहा, मुझे तुम पागल बना रही हो। सिद्धि परेशान होकर बोली, मैंने ब्रश भी नहीं किया। बिना नहाए पूजा नहीं होती। मेरा कोई सामान मेरे पास नहीं है। तो फिर मंगवा लेती। घर में सर्वेंट्स किस लिए हैं? बेकार के मुझे एक्सक्यूज मत दो। शिव ने उसकी बात को मजाक में लिया। सिद्धि उससे नजरें फेरकर बोली, 2 दिन कुछ खाऊंगी नहीं तो मर नहीं जाओगी। आप नाश्ता कीजिए। शिव ने अपने हाथ की मुठ्ठियां कस ली। अगले ही पल उसने हाथ मारकर टेबल पर रखा बाउल नीचे गिरा दिया। इससे पहले सिद्धि कुछ समझ पाती वो उसका हाथ पकड़ उसे घर से बाहर ले आया। उनके आते ही गार्ड्स ने नजरें झुका ली। शिव ने सिद्धि को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। आप करना क्या चाहते हैं? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। सुबह का वक्त रावविला। नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लग चुका था। वनराज और चंद्रशेखर जी नाश्ता कर रहे थे। नर्मदा जी ने लावण्या को आते देखा तो आनंद के बारे में पूछा, आनंद को नहीं बुलाया तुमने? उसने नाश्ता किया या नहीं? मैं तो अपने कमरे में थी, मुझे लगा वो आ गया होगा। लावण्या कह ही रही थी तभी उसके पीछे से आनंद गुजरा। नर्मदा जी ने उसे देख लिया था। उन्होंने आनंद को रोकने के लिए कहा। नर्मदा जी उसके पास चली आई। आनंद का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सोकर उठा हो। नर्मदा जी उसके माथे पर लगे बैंडेज को देखकर बोली, बेटा ये चोट कैसे लगी तुम्हें? चोट का सुनकर लावण्या भी घबरा गई। आनंद क्या हुआ, कहाँ लगी है चोट तुम्हें? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? माँ कुछ नहीं हुआ। बड़ी माँ, वो मैं पेपर उठाने के लिए नीचे झुका तो टेबल से टकरा गया। बस हल्की सी चोट थी, मैंने यूं ही बैंडेज लगा लिया। आनंद ने बड़ी ही सफाई से झूठ कहा। तभी लावण्या बोली, छोटी सी चोट और तुम्हारी आंख को क्या हुआ? ये कितनी सूजी हुई है न भाभी? तुम ठीक कह रही हो लावण्या। आनंद झूठ मत बोलो, तुम्हें चोट लगी है, बताओ कैसे लगी? अब तो आनंद पर दबाव बढ़ रहा था। एक तरफ उसकी माँ और दूसरी तरफ उसकी बड़ी माँ। दोनों के सवालों से बच पाना आसान नहीं था। आनंद को समझ नहीं आ रहा था अब जल्दबाजी में कौन सा झूठ गधे। बड़ी माँ, वो कल मैं अपने दोस्त से मिलने उसके जिम गया था। बस पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस के वक्त उसका हाथ लग गया। मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आनंद ने वहां से भागना ही उचित समझे, वरना न जाने और कितने सवाल निकलकर बाहर आते। लावण्या परेशान होकर बोली, इसे हो क्या गया है? इतनी चोट लगी है उसके बाद भी कह रहा है मुझे दर्द नहीं हो रहा। तुम उसके लिए नाश्ता कमरे में भिजवा देना।
नर्मदा जी ये बोल आगे बढ़ गई। शिव ने गाड़ी सिद्धि के घर के बाहर रोकी। सिद्धि को तो ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। आखिर शिव करना क्या चाहता है, वो हैरानी से उसके चेहरे की ओर देखने लगी। शिव एक गहरी सांस छोड़कर बोला, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। जाओ अपने घर, हम परसों निकलेंगे, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सिद्धि ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। शिव ने उसकी ओर देखा। सुना नहीं तुमने? जाना चाहती हो या नहीं? आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मेरे पास और भी बहुत से काम हैं तुमसे मजाक करने के अलावा। शिव की बातों से अब सिद्धि को यकीन होने लगा था। कल तक जो इंसान उसे कमरे में बंद रखने की बात कर रहा था, वो आज खुद उसे उसके घर लेकर आया था। सिद्धि जाने लगी तो शिव बोला, एक बात सुनती जाओ। मैं नहीं चाहता तुम आनंद से दोबारा मिलो। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिद्धि पल भर के लिए भी नहीं सोच सकती थी कि वो अच्छा इंसान है, क्योंकि अगले ही पल वो खुद को बुरा इंसान साबित कर दिया करता था। सिद्धि ने अपने हाथ जोड़ लिए। शिव उसकी इस हरकत से थोड़ा हैरान हुआ। आपकी सारी नाराजगी मुझसे है। मैं आपके हर काम में आपका साथ दूंगी। बस आपसे इतनी विनती है, आप मेरे साथ अंदर चलिए। मेरे पापा चल नहीं सकते, उनकी मेडिसिन चल रही है। वो इस सच से वाकिफ हैं कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। मैं उनके इस झूठ को सच का नकाब पहनाना चाहती हूँ। आपसे मिलकर उन्हें खुशी होगी। इसे मेरी विनती समझिए। बस कुछ देर के लिए मेरे नाटक में मेरा साथ दे दीजिए। शिव पल भर के लिए सोच में पड़ गया। वो खुद को कठोर रखने की कोशिश कर रहा था, लेटा सिद्धि के आगे खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था। उसने सिद्धि का हाथ नीचे कर दिया। बस कुछ देर के लिए, ये बोल शिव गाड़ी से बाहर निकल गया। सिद्धि ने एक सुकून की सांस ली। कम से कम शिव ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट तो किया। सिद्धि ने डोरबेल बजाई। दरवाजा माहिरा ने खोला। सिद्धि को देख स्माइल बड़ी हो गई। वो उसके गले लगकर बोली, आपको तो मैं बांध कर रखने वाली है। मैं ठीक है मिली भी नहीं आपसे। आपको पता मैंने कॉलेज से छुट्टी ले ली है, वो भी सिर्फ। माहिरा कहते कहते ही रुक गई। अब कहीं जाकर उसने शिव को देखा था। माहिरा उसे देख मुस्कुरा दी। जीजू आपने तो सुबह सुबह सरप्राइज कर दिया। आप लोग खड़े क्यों हैं, प्लीज अंदर आइए। माहिरा सोमनाथ जी को बुलाने उनके कमरे में चली गई। शिव चारों ओर नजरें घुमाकर घर को देख रहा था। घर उसके विला के मुकाबले बहुत छोटा था, लेकिन बेहद ही खास था। हो भी क्यों न, यहाँ की एक एक चीज सिद्धि ने अपने हाथों से सजाई थी। माहिरा सोमनाथ जी का व्हीलचेयर थामे उन्हें बाहर ले आई। ये देखिए पापा, आपका सरप्राइज। सोमनाथ जी ने शिव को यहाँ देखा तो उनके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। जितना लगाव बेटी से था उतना ही दामाद से भी। सीधी सोमनाथ जी के पास चली आई। सॉरी पापा, काम की वजह से कल नहीं आ पाई। सोमनाथ जी ने शिव से कहा, बेटा खड़े क्यों हो, तुम्हारा खुद का घर है। यहाँ आओ मेरे पास। शिव ने आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए। हालांकि सिद्धि को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शिव ने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? सिद्धि ने बताया, आपकी मेडिसिन चलती हैं। आप दवाइयों को मिस तो नहीं करते न? बेटा मेरी दोनों बेटियां मुझे भूलने नहीं देती। जब से सिद्धि की शादी हुई है, माहिरा ही मुझे वक्त पर दवाइयां देती हैं। माहिरा अभी भी तुम यही खड़ी हो, दामाद जी आए हैं, चाय नाश्ता लेकर आओ। जी अभी लाए, माहिरा ने कहा तो सिद्धि बोली, वो चाय नहीं कॉफी पीते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सिद्धि माहिरा के साथ चली गई। माहिरा ने उसे कोहनी मारते हुए आहिस्ता से कहा, वाओ चाय नहीं कॉफी, लगता है जीजू को बहुत अच्छे से पहचानने लगी हैं आप। बकवास बंद करो, सिद्धि ने चिढ़ते हुए कहा। सोमनाथ जी ने शिव से कहा, बेटा तुम अभी भी खड़े हो, चलो बैठकर बात करते हैं। शिव उनके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक हैं, शिव ने साधारण रूप में जवाब दिया। सोमनाथ जी कुछ देर ठहर कर बोले, सच पूछूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी की शादी इस तरह से होगी। उसके लिए लड़का भी देख रखा था, मेरे करीबी दोस्त का बेटा था। परिवारों के बीच बातें चल ही रही थी कि अचानक से ये सब हो गया। उस नाजुक पल में पिता होने का मैं कोई फर्ज नहीं निभा पाया। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। शिव चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। इसी बीच माहिरा शिव के लिए कॉफी ले आई। उसने चाय का कप सोमनाथ जी को पकड़ाया। सिद्धि कहाँ हैं? दी अपने कमरे में गई थी हैं, बस आती ही होंगी, नाश्ते की तैयारी भी तो करनी है। माहिरा ने कहा तो शिव तुरंत बोला, मुझे निकलना है।
मेरे लिए कुछ भी मत बनाना। माहिरा ने अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाकर कहा, ऐसे कैसे चलेगा? आप पहली दफा अपने ससुराल आए हैं, ऊपर से आप हमारे साथ रहने की बजाय अपने बंगलों पर ठहरे हैं और अब आप चाहते हैं हम आपको बिना खाए जाने दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पापा आप ही कुछ समझाएं न। माहिरा की बात भी ठीक है, फिर तुम लोगों का कब आना होगा किसे पता? सिद्धि बता रही थी काफी बड़ा बिजनेस है इसलिए तुम काम में अक्सर व्यस्त रहते हो। बेटा इसे मेरी बिनती ही समझ लो, अगर कुछ भी काम है तो तुम यहाँ रहकर भी कर सकते हो। शिव ने मन ही मन एक गहरी सांस ली। पहले बेटी फिर बाप, इस घर में सबकी आदत है क्या इमोशनल ब्लैकमेल करने की? शिव ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आप प्लीज रिक्वेस्ट मत कीजिए। आप बड़े हैं मुझसे, आपका फर्ज तो ऑर्डर देने का है। वैसे भी परसों हमें वापस जाना है। आप कह रहे हैं तो मैं यही रुक जाता हूँ। माहिरा पहले तो खुश हुई, शिव रुकने के लिए मान गया, लेकिन जैसे ही उसने ये बात बोली कि वो परसों वापस लौट रहा है, माहिरा फिर उदास हो गई। जीजू ये तो गलत है। आप लोगों को आए दिन ही कितने हुए हैं और आप लोग परसों जाने की बात कर रहे हैं। सोमनाथ जी माहिरा से बोला, वो जाने की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें काम होगा, तुम सवाल पूछकर उन्हें परेशान मत करो। जाकर नाश्ता बनाओ। माहिरा मून बनाकर वहां से चली गई। शिव ने कॉफी का एक सिप लिया। ये कॉफी सिद्धि के हाथ की बनी थी इसलिए शिव को पहचानते देर नहीं लगी। सोमनाथ जी ने शिव से कहा, बेटा कभी पूरे परिवार के साथ आना वक्त निकालकर। दिल की इच्छा है। शिव ने उनकी बात पर हामी भर दी। सिद्धि जब किचन में लौटी तो माहिरा ने पूछा, दी मैंने सब्जियां काट दी हैं। आप बताएं नाश्ते में क्या क्या बनाने वाली हैं? तुम ये सब काम छोड़ दो, मैं देख लूंगी। तुम जाकर दूसरे काम संभालो। ये बोल सिद्धि अपने काम में लग गई। सुबह का वक्त, दक्ष का कमरा। दक्ष गले में टाई बांध रहा था तभी किसी ने द्रविड़ नोक किया। दक्ष ने पलटकर देखा तो पाया दरवाजे पर महेश जी खड़े थे। वो अंदर चले आए। मैं तुम्हारे लिए ये फाइल लेकर आया था। दक्ष उनके हाथों से फाइल लेते हुए बोला, ये किसकी फाइल है? दक्ष ने फाइल खोली तो उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें मिली। दक्ष ने फिर सवाल किया, डैड ये तस्वीरें किसकी हैं? आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? कमाल है, शादी की उम्र तुम्हारी है। तस्वीरें तुम्हें नहीं दिखाऊंगा तो और किसे दिखाऊंगा? दक्ष ने हैरानी से अपने डैड को देखा। शादी? लो भी मेरी। पर डैड क्या जरूरत है इन सब की? जरूरत क्यों नहीं है, तुम्हारी उम्र बीतती जा रही है। शिव को देखो, शादी कर वो भी सेटल हो गया है। तुम्हारे दूसरे दोस्तों के तो बच्चे भी हैं, फिर तुम किस इंतजार में बैठे हो? दक्ष ने फाइल बेड पर रखते हुए कहा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। दक्ष तुम ऐसे नहीं जा सकते दक्ष। महेश जी ने पीछे से आवाजें भी दी लेकिन दक्ष नहीं रुका। माहिरा ने सारा नाश्ता टेबल पर लगाया। सोमनाथ जी और शिव बातें कर रहे थे। माहिरा उन दोनों के पास आकर बोली, नाश्ता रेडी है, पहले नाश्ता कर लीजिए फिर बातें करते रहिएगा। चलिए पापा। माहिरा ने सोमनाथ जी की व्हीलचेयर पकड़ा और उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आई। शिव सिद्धि के पास चला आया। उसने आहिस्ता से पूछा, हाथ धोना है, वॉशरूम कहाँ है? सिद्धि ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। शिव हैंड वॉश कर जब बाहर आया तो सिद्धि ने उसकी ओर टॉवल बहाया। शिव के लिए ये माहौल काफी नया था। दोनों वापस नाश्ते की टेबल पर लौट आए। जीजू आप इतना फीका नाश्ता क्यों करते हैं? माहिरा के ये पूछने पर शिव बोला, नाश्ता फीका हुआ तो क्या हुआ, हेल्थ कॉन्शियस तो है। जीजू हेल्थ कॉन्शियस के साथ नाश्ता टेस्टी हो तो शरीर के साथ मन भी खुश हो जाता है। आपकी वाइफ कुकिंग एक्सपर्ट हैं, उनसे क्यों नहीं कहते बनाने को? आपको पता है दी मेरे लंच के लिए हमेशा नई नई चीजें बनाती थी, वो भी प्रॉपर डाउट के साथ। सिद्धि ने माहिरा को टोकते हुए कहा, खाते वक्त बात नहीं करते माहिरा, इसकी पुरानी आदत है बेटा, बोलने से थोड़ी न जाएगी। सोमनाथ जी ने कहा तो माहिरा चिढ़ गई। आप दोनों तो मुझे हमेशा बच्ची समझते हैं, अब मैं बात ही नहीं करूंगी। शिव के फोन पर मंदाकिनी जी का कॉल आ रहा था। शिव ने अपना फोन सिद्धि की ओर खिसका दिया। दादी का फोन है, रिसीव करो। सिद्धि ने नजर भर आसपास बैठे लोगों को देखा फिर फोन रिसीव कर लिया। प्रणाम दादी। हमेशा खुश रहो बेटा, मैं शिव से यही कहने वाली थी तुमसे बात कराए मेरी। तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? सॉरी दादी, शायद चार्ज नहीं है और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। सिद्धि ने कहा तो मंदाकिनी जी बोली, समझ सकती हूँ,
अपने परिवार के बीच तुम्हें बाकी काम करने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? शिव कहाँ हैं? सिद्धि ने धीमे आवाज में कहा, जी वो नाश्ता कर रहे हैं। क्या आपको बात करनी है? नहीं, रहने दो, उसे नाश्ता करने दो, मैं बाद में बात कर लूंगी। तुम परिवार के साथ वक्त बिताओ, मैं फोन रखती हूँ। फोन करते ही सिद्धि ने वापस उसी जगह रख दिया जहां पहले था। दी रायता तो यहाँ है ही नहीं, लगता है फ्रिज में रह गया, मैं लेकर आती हूँ। माहिरा ये बोल उठकर वहां से चली गई। सोमनाथ जी ने शिव और सिद्धि से कहा, तुम दोनों को साथ देख बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जीवन की एक प्रतिज्ञा सफल हुई। तुम लोग हमेशा खुश रहो, बस यही मेरा आशीर्वाद है। सिद्धि ने नजरें उठाकर शिव की ओर देखा। वो मन ही मन खुद से बोली, खुशी का तो पता नहीं पापा, लेकिन ये रिश्ता मजबूरी का जरूर है। कब तक निभा पाऊंगी पता नहीं, बस अपनी बेटी के लिए इतनी दुआ कीजिए, ऊपर वाला मेरी हिम्मत तोड़े। शिव ने अपने मनपसंद में कहा, ये मुझ पर डिपेंड करता है, इस रिश्ते को रखना है या नहीं, और मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ सिद्धि, एक मौके की तरह। अगर तुम बेगुनाह हुई तो शायद मेरा दिल तुम्हें एक मौका दे। शिखा अभी भी महेश जी के कैबिन में पहुंची थी। सर, सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। मिस्टर शर्मा भी मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं। मीटिंग तो चलती रहेगी। शिखा, तुम एक काम करो, ये फाइल दक्ष को दे आओ। मैंने कुछ लड़कियां पसंद की है उसके लिए, वो भी इनमें से एक पसंद कर ले तो मैं कम से कम उसकी शादी करवा दूं। अब उसकी उम्र निकलने का वेट तो नहीं कर सकता ना। शिखा को ऐसा लगा मानो कोई पहाड़ सिर पर गिर गया हो। वो फाइल लेकर उनके कैबिन से बाहर निकल गई। इस वक्त उसे बहुत बुरा लग रहा था। दक्ष के लिए लड़कियां पसंद की जा रही थी। आखिर उसकी क्या जगह थी दक्ष की जिंदगी में? शिखा दक्ष के कैबिन में चली आई। उसने दरवाजा भी नॉक नहीं किया। वो जब अंदर आई तब कहीं जाकर दक्ष ने उसे देखा। तुम इस वक्त? बड़े सर ने आपके विचार ये फाइल भेजी हैं। उन्होंने कहा है आप इनमें से एक लड़की पसंद कर लीजिए ताकि वो आपकी शादी करवा सके। शिखा ने नॉर्मल तरीके से कहा। वो फाइल टेबल पर रखकर जाने लगी तो दक्ष अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। रुक जाओ शिखा। शिखा के रुकते ही दक्ष उसके सामने चला आया। मुझे नहीं पसंद करनी कोई लड़की। ये सब डैड ने कब किया मुझे नहीं मालूम। वो आपके डैड हैं, आपका गलत नहीं सोचेंगे। बेहतर होगा आप उनकी बात माने। शिखा कह ही रही थी तभी दक्ष ने कहा, क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शादी भी तुम ही से करूँगा। शिखा ने नजरें उठाए, आंखें भर आई थी उसकी। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं बनी। आपके डैड मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। जरा देखिए उस फाइल में रखी तस्वीरें। सारी लड़कियां का बैकग्राउंड काफी अच्छा है। मैं उनके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। तुम नहीं बल्कि वो लोग तुम्हारे मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। मेरे दिल को सिर्फ तुम पसंद आए हो। ये खूबी और किसी में रही बात तुम्हारे डर की, वो मैं आज अभी और इसी वक्त दूर करूंगा। दक्ष शिखा का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। शिखा समझ नहीं पाई वो उसे कहाँ ले जा रहा था। आप हाथ छोड़िए, सब देख रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? दक्ष महेश जी के कैबिन के पास पहुंचा तो शिखा ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तुम्हारे डर को दूर कर रहा हूँ। डैड के सामने सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, हम दोनों के रिश्ते को लेकर। दक्ष की बातें सुनकर शिखा की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत न में सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। आप अकेले जाए। अकेले क्यों जाओ? प्यार हम दोनों करते हैं तो सामना भी हम दोनों मिलकर करेंगे। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अंदर ले आया। महेश जी शायद मीटिंग रूम के लिए निकल रहे थे। दक्ष और शिखा को यहाँ देख वो थोड़े हैरान हुए। शिखा तो खुद को दक्ष के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी, मानो कोई बहुत बड़ी मिसाइल गिरने वाली हो। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दक्ष, मेरी अभी से एक मीटिंग है, हम बाद में बात करते हैं। नहीं डैड, मुझे अभी बात करनी है। दक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ था। महेश जी ने कहा, ये कैसी जिद है दक्ष? मैंने कहा न, एक मीटिंग है, वो अटेंड कर लूँ उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल नहीं डैड, बात अभी और इसी वक्त होगी। मेरी जिंदगी का सवाल है, फैसला आप कीजिए। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं या आपकी मीटिंग? दक्ष अपनी बातों को लेकर क्लिकर था। महेश जी ने भी हार मानते हुए कहा, ठीक है, कहो तुम क्या बात करनी है।
शिखा ने कहा, मैं मिस्टर शर्मा को बोलकर आती हूँ, वो मीटिंग के लिए थोड़ा वेट करेंगे। शिखा तो बस बहाने बनाकर भागना चाहती थी। दक्ष ने उसे भागने नहीं दिया। उसने शिखा का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी यहाँ से, चुपचाप यही खड़ी रहो। डैड, आपको मेरी शादी करवानी है न तो मैं आपको अपनी दिल की बात क्लियर करता हूँ। मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। महेश जी ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने दक्ष से पूछा, और वो लड़की कौन है? शिखा पलटकर खड़ी हो गई। दक्ष ने उसे कंधे से पकड़कर महेश जी की ओर घुमाया। यही है वो लड़की। शिखा का तो मन कर रहा था अभी धरती फटे और वो उसमें समा जाए। महेश जी ने कहा, मैं कैसे मान लूं तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ताकि शादी से बच जाओ। दक्ष अपनी बातों को लेकर बिल्कुल क्लियर था। उसे अजीब ये लग रहा था कि उसके डैड उस पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे। डैड, आपको क्या लगता है मैंने आपसे मजाक किया है? मैं सच में शिखा से प्यार करता हूँ। आपको लगता है मैं शादी से बचने के लिए ये सब कह रहा हूँ? आप गलत हैं डैड। आप अभी और इसी वक्त मेरी शादी करवाएंगे, मैं इनकार नहीं करूँगा। महेश जी ने शिखा से सवाल किया, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, क्या ये सब सच है या फिर इसने तुम्हें धमकी देकर ये सब करने को कहा है? डैड, मैं धमकी क्यों दूंगा? दक्ष कह ही रहा था तभी महेश जी उसे बीच में टोकते हुए बोले, तुम मैंने कहने का मौका दिया न, तुम अब शांत रहो। मुझे शिखा के मुंह से सुनना है सच क्या है। शिखा का दिल बैठा जा रहा था। दक्ष इतनी हिम्मत कर सकता है तो क्या वो थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं कर सकती? दक्ष ने शिखा का हाथ कसकर थाम रखा था। शिखा खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, ये सच है सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन्होंने मुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया। दक्ष उसका जवाब सुन मुस्कुरा दिया। महेश जी हंसने लगे। दक्ष और शिखा हैरानी से उन्हें देख रहे थे। महेश जी अपनी हंसी रोककर बोले, मैं तो पहले से ही जानता था। मेरे नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है बस देखना ये था। तुम लोग मुझे इस बारे में कब बताते हो? दक्ष को अब समझ आया उसके डैड कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। यू मीन डैड, ये सारा ड्रामा आपने क्रिएट किया? और नहीं तो क्या? अगर ड्रामा क्रिएट नहीं करता तो क्या तुम मुझे बताते? दक्ष उनके गले आ लगा। बस अब जल्दी से शादी कर लो ताकि वक्त रहते मैं अपने पोते पोतियों का चेहरा देख सकूं। मेरी तबीयत का कोई भरोसा नहीं, मैं अपनी खुशियों को देखकर मरना चाहता हूँ। दक्ष उनसे अलग होकर बोला, आपने दोबारा ऐसी अजीब बातें की तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। महेश जी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर शिखा को अपने पास बुलाया। उन्होंने शिखा का हाथ दक्ष के हाथ में रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी पसंद से कोई ऐतराज नहीं। शादी अब इसी महीने होगी क्योंकि मैं अपनी बहू को जल्द से जल्द अपने घर लाना चाहता हूँ। शिखा शर्मा गई। महेश जी ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, मीटिंग के लिए लेट हो चुका हूँ, जाकर देखता हूँ मिस्टर शर्मा चले तो नहीं गए। महेश जी के जाते ही शिखा भी उनके पीछे जाने लगी। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास रोक लिया। तुम कहाँ जा रही हो? सर के साथ मीटिंग में, उन्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल तो मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। दक्ष ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। दक्ष को अपने करीब आते देख शिखा ने उसे खुद से दूर किया। अपने जज्बातों पर काबू रखिए, हम ऑफिस में हैं। तो क्या है, मैं किसी से नहीं डरता। इनफैक्ट मैं सबके सामने चीख चीख कर ये बात कहना चाहता हूँ कि अब से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। दक्ष की बात पर शिखा मुस्कुरा दी। थैंक यू। ये थैंक यू किस लिए? दक्ष ने नासमझी से पूछा। मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने के लिए। ये बोल शिखी उसके गले लग गई। दक्ष ने भी उसे बासोदा में थाम लिया। शाम का वक्त, सिद्धि का घर। सिद्धि जब से घर आई थी तब से वो काम में ही लगी हुई थी। अभी भी वो कपड़ों को तह लगाकर कबर्ड में रख रही थी। महिरा ने पीछे से कहा, दी थोड़ा तो आराम कर लो, एटलीस्ट जीजू को फोन करके पूछ लो वो कब तक आएंगे। सिद्धि ने कबर्ड बंद किया और पलटकर बोली, मुझे उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएंगे। यू आर रोंग दी, जीजू जरूर आएंगे। उन्होंने खुद पापा से कहा है वो काम खत्म कर यहाँ चले आएंगे। वो 2 दिन हमारे साथ ही रुकने वाले हैं। माहिरा की ये बातें सिद्धि को चौंकाने वाली थी। शिव ने इसी तरीके का प्रॉमिस किया होगा। सिद्धि इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थी। उसे तो अभी भी लग रहा था जैसे वो उससे मजाक कर रही हैं। माहिरा को बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई पड़ी। उसने खिड़की से झांककर देखा तो होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। देखा, मैंने कहा था न जीजू आएंगे।
वो देखिए आ गए। ये बोल माहिरा कमरे से बाहर चली गई। सिद्धि भागती हुई खिड़की के पास पहुंची। नीचे शिव की गाड़ियां थी। सिद्धि को अब यकीन हुआ माहिरा ने मजाक नहीं किया था। ये तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे और अब अपनी मर्जी से रुक रहे हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माहिरा नीचे चली आई। उसने जाकर दरवाजा खोला। गुड इवनिंग जीजू। गुड इवनिंग ये कहते हुए शिव अंदर चला आया। उसने माहिरा से पूछा मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मेरा कमरा कौन सा है? ऊपर से आप लेफ्ट जाएंगे तो आपको दी का कमरा मिल जाएगा। माहिरा ने ऊपर की तरफ इशारा किया। शिव आगे बढ़ गया। सिद्धि अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। उसे कमरे में आते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चेहरा घुमाकर देखा तो पाया शिव इस वक्त उसके कमरे में था। सिद्धि उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आप अपने घर नहीं गए? चला जाता अगर तुम्हारे पापा ने रिक्वेस्ट करके रोका ना होता। शिव ने अपना कोट उतारकर बेड पर रखा। मुझे शावर लेना है, मेरे कपड़े निकाल दो। सिद्धि ने उसकी बात पर हाँ में जवाब दिया। शिव को कुछ ध्यान आया तो उसे सिद्धि का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। आज सुबह तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम्हारे पास रेडी होने के लिए तुम्हारा सामान नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है हमारा लगेज बदल गया है। मेरा सामान यहाँ और तुम्हारा सामान वहाँ गलती से पहुँच गया था। इस बारे में क्या कहोगी? मुझे ध्यान नहीं था। ये बोल सिद्धि उसके सामने से होकर चली गई। शिव को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सिद्धि ने शिव के कपड़े निकालकर बेड पर रखा। शिव इस वक्त वॉशरूम में था। सिद्धि को मालूम था उसे इस वक्त उसकी कॉफी चाहिए, इसलिए वो नीचे किचन में चली आई। अंदर आते ही उसके फोन की रिंग बजने लगी। आनंद का नंबर देख सिद्धि की घबराहट बढ़ गई। शिव वक्त यही था। अगर उसे मालूम हुआ आनंद की कॉल है तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। वो अपने घर में किसी भी प्रकार का तमाशा नहीं चाहती थी। सिद्धि ने फोन रिसीव नहीं किया। वो कॉफी बनाने लगी। फोन एक बार फिर बजने लगा। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी सिद्धि इग्नोर नहीं कर पा रही थी। बहुत सोच विचार उसने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से आनंद की आवाज आई। सिद्धि, सिद्धि तुम ठीक तो हो ना? आनंद प्लीज मुझे फोन मत कीजिए। देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मेरे दोस्त हो, मैं आपका बुरा नहीं चाहती। शिव का गुस्सा आप देख चुके हैं। मैं नहीं चाहती वो किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाए, प्लीज आप मुझे फोन मत कीजिए। सिद्धि वो आदमी तुम्हें डरा रहा है और तुम डर रही हो। मैं नहीं जानता था वो ऐसा है, लेकिन अब तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। वो किस तरह से तुम्हें टॉर्चर करता है। सिद्धि बात मानो मेरी, जितना जल्दी हो सके खुद को उससे आज़ाद कर लो। डिवोर्स का नोटिस भेजा दो। आनंद की बातें सुनकर सिद्धि बोली, आनंद आप कैसी बातें कर रहे? प्लीज चुप हो जाए। क्यों चुप हो जाओ सिद्धि? वो तो गलत कर ही रहा है। तुम भी उसके गलत में साथ दे रही हो। हम सब हैं तुम्हारे साथ। वक्त रहते फैसला ले लोगी तो कम से कम अपनी जिंदगी संवार सकती हो। उसके साथ रहकर खुद को और बर्बाद मत करो। मैं जानता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कृतिका का बदला ले रहा है तुमसे, और वह ऐसा कब तक करेगा किसी को नहीं मालूम। सिद्धि एक गहरी सांस भरकर बोली, आपको पता है आनंद या खुद को जलाकर चारों ओर रोशनी फैलाती है। अफसोस की बात यह है अंधेरा भी उसके तले होता है। बड़े से बड़े अंधेरे को वो दूर कर देती है, लेकिन खुद के लिए उसके पास कोई रोशनी नहीं। मेरी जिंदगी भी उस दिए की तरह है। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे मेरे पापा का सिर झुका। मेरी बहन को मेरे किरदार से जज किया जाए। बुरा हो या अच्छा मेरी जिंदगी के साथ होगा, और मैं बहुत पहले खुद को कुर्बान कर चुकी है। आपसे भी विनती करती हूँ, मेरी खैर अब छोड़ दीजिए और अपने बारे में सोचिए। शिव से जितना हो सके दूर रहिए। अपनी बात पूरी कर सिद्धि ने फोन काट दिया। आनंद आगे कुछ बोल नहीं पाया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके और सिद्धि के रिश्ते की जो नज़दीकियां थी वो लगभग खत्म होने को आ गई थी। कभी सोचा नहीं जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां एक दूसरे से बात करने पर भी ढेरों पाबंदियां होंगी। सिद्धि कॉफी लेकर अपने कमरे में पहुंची। शिव को फोन चार्ज में लगाना था, लेकिन चार्जर उसके पास नहीं था। सिद्धि ने उसकी ओर कॉफी का कप बढ़ाया। आपकी कॉफी। मुझे फोन चार्ज करना है। चार्जर नहीं है मेरे पास। सिद्धि ने उसके फोन को देखकर कहा, माहिरा के पास इसका चार्जर होगा, मैं लेकर आती हूँ। सिद्धि ने कॉफी का कप शिव को पकाया और बाहर चली गई। शिव ने फोन टेबल पर रखा। सिद्धि की मां की तस्वीर देख शिव ने खुद से सवाल किया,
ये कौन है, कहीं उसकी माँ तो नहीं? माहिरा, सिद्धि की आवाज़ सुन माहिरा ने हड़बड़ाकर अपना फ़ोन बंद कर दिया। दिया आप यहाँ? माहिरा, मुझे इस फ़ोन के लिए चार्जर चाहिए। तुम्हारे पास होगा? सिद्धि के ये पूछने पर माहिरा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने ड्रोल से चार्जर लेकर सिद्धि को दिया। सिद्धि जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसे कुछ याद आया। तुम्हारे एग्जाम कब हैं? 2 महीने बाद। पढ़ाई की जगह गेम खेल रही हो? सिद्धि ने जैसे ही उसकी चोरी पकड़ी माहिरा ने दांतों तले अपने होंठ दबा लिया। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सॉरी अब नहीं खेलूंगी। सिद्धि वहां से चली गई। माहिरा ने अपने सीने पर हाथ रख एक गहरी सांस ली। दी भी ना बिल्कुल सीआईडी की तरह पेश आती है। सिद्धि अपने कमरे में चली आई। शिव के हाथ में तस्वीर देखकर सिद्धि ने कहा, वो मेरी माँ की तस्वीर है। चेहरे से मालूम पड़ रहा है। मैं समझ गया था ये तुम्हारी माँ की तस्वीर होगी। ये कहते हुए शिव ने उस तस्वीर को वापस से अपनी जगह ला दिया। सिद्धि ने शिव की ओर चार्जर बढ़ाया। शिव ने चार्जर लेने की बजाय फ़ोन सिद्धि को पकड़ा दिया। जाकर चार्ज में लगा दो। सिद्धि को फ़ोन थमाकर शिव कमरे से बाहर निकल गया। शिव के एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं था। सिद्धि को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता था तो वो सिर्फ इस बात से कि वो उसकी फैमिली के साथ कैसे रिएक्ट करता था। शिव ने बालकनी से बाहर का नज़ारा देखा। ढलती हुई शाम अंधेरे में तब्दील हो रही थी और दूर खड़े ऊंचे पहाड़ बेहद लुभावने थे। शिव टहलते हुए नीचे चला आया। ड्राइंग रूम में सोमनाथ जी टीवी पर न्यूज देख रहे थे। उनकी नज़र शिव पर गई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वहां क्यों खड़े हो बेटा, अंदर आ जाओ। शिव अंदर चला आया। सोमनाथ जी ने उसे बैठने का इशारा किया। शिव के बैठते ही सोमनाथ जी ने पूछा, लगता है तुम काम करने के आदी हो। जी हूँ, लेकिन आपने कैसे पहचाना? शिव ने पूछा। फौज में कई साल बिताए हैं मैंने। इंसान के बॉडी लैंग्वेज से बहुत सी बातें समझ आ जाती हैं। तुम्हारे चेहरे की बेचैनी बता रही है तुम्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, इसका साफ मतलब है तुम काम करने के शौकीन हो। सोमनाथ जी की बातें शिव को दिलचस्प लगी। उसने होठों पर एक छुपी हुई मुस्कुराहट थी। मुझे लगता है आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, मैं क्या ही सिखा पाऊंगी। वैसे सच्चाई तो यही है, आज की यंग जनरेशन रूल फॉलो नहीं करना चाहती। एक बात कहना चाहता हूँ बेटा, बुरा मत मानना। आप बड़े हैं और बड़ों की बातों का बुरा नहीं माना जाता। आप बेफिक्र होकर मुझे अपनी बात बता सकते हैं, शिव ने कहा। सोमनाथ जी थोड़ा रुककर बोले, मेरी बड़ी बेटी काफ़ी समझदार है। सच तो ये है वो वक्त से पहले ही बड़ी हो गई। अपनी माँ के जाने के बाद उसने खुद की और माहिरा की जिम्मेदारियां उठाए और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं भी उस पर बोझ बन गया। सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मेरी बेटी अपने लिए जीना भूल गई। यहाँ तक कि अपनी परेशानियों को दिल में दबाकर रखती है, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों को परेशानी न हो। वैसे तो मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी का दिल दुखे। अगर फिर भी उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। शिव शांत रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो सिद्धि को जानता ही कितना था और जानने की कभी कोशिश भी नहीं की। सिद्धि रात का डिनर तैयार कर रही थी। सिद्धि को उबला हुआ खाना बनाते देख माहिरा ने पूछा, दी जीजू बीमार हैं क्या? जी नहीं, ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? दी अगर जीजू बीमार नहीं है तो आप क्यों उन्हें उबला और बीमारों वाला खाना खिला रही हो? ये उनकी पसंद है, मैं क्या करूं, वो अपने डाइट में ऐसा ही खाना पसंद करते हैं। सिद्धि की बातें सुन माहिरा ने अपना सिर पकड़ लिया। जीजू को देखकर लगता है रोज जिम जाता है। थोड़ी कैलोरी बढ़ भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, वो लूज कर लेंगे। आप प्लीज उनका डाइट चेंज कीजिए। अब समझ आया उनके चेहरे पर स्माइल क्यों नहीं आती है। इस खाना खाने के बाद कौन स्माइल करता है? सिद्धि ने उसे घूरकर देखा तो माहिरा चुप हो गई। शिव वही सामने से होकर गुजर रहा था, लेकिन माहिरा की बातें सुनकर वो रुक गया। सिद्धि माहिरा को वार्न करते हुए बोली, अगर तुम मुझे और परेशान करोगी तो आज मैं तुम्हें भी ये उबला हुआ खाना खिलाऊंगी। माहिरा ने उसे साइड से हक कर लिया। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे नहीं खाना ये उबला हुआ खाना। शिव वहां से चला गया। रात का वक्त बेलीफ रेस्टोरेंट। दक्ष शिखा के साथ इस वक्त रेस्टोरेंट में था। सामने मेज पर खाना देखकर उसने आंखें रोल की। इतना सारा खाना इसे खाएगा कौन? और कौन हम दोनों खाएंगे?
आज तो खुशी का दिन है, इसे सेलिब्रेट करना बनता है। दक्ष ने ये कहते हुए जूस का गिलास उठाया। शिखा एक ठंडी आह भरकर बोली, मैंने सुना था इंसान प्यार में पागल हो जाता है। आज देख रही हूँ। जल्दी लंच करते हैं, मुझे घर के लिए निकलना है। विधि का कॉल आया था तो कह देती अपने दोस्त से अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं। इनफैक्ट अब तुम कह सकती हो तुम अपने होने वाले हस्बैंड के साथ हो। दक्ष, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको पता है इन बातों से मैं खुद शॉक्ड हूँ। विधि का न जाने क्या ही हाल होगा। शिखा, तुम कहना क्या चाहती हो? आज जो कुछ हुआ क्या वो गुड न्यूज नहीं थी? इसमें शॉक्ड होने वाली कौन सी बात है? दक्ष, आप मेरी बातों का मतलब नहीं समझ रहे। आपके लिए ये आम बात हो सकती है लेकिन मेरे लिए बेहद खास है। जब कोई ख्वाब सच होता है न तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप वो ख्वाब है जिसे पाने की मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की थी। फिर भी मेरी किस्मत ने मेरे इस ख्वाब को सच कर दिया, इसलिए मैं शॉक्ड हूँ। डर भी लगता है कहीं आंखें खोली और ये सब कुछ गायब न हो जाए। दक्ष ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, पहली बात ये कि ये सब कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। आंखें खोलोगी तब भी चीजें वैसी की वैसी रहेगी, कुछ भी गायब नहीं होगा। शिखा उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। रात का वक्त, सिद्धि का घर। सिद्धि सभी को डिनर सर्व कर रही थी। शिव कभी अपनी प्लेट को देखता तो कभी बाकी सबकी प्लेट। सिद्धि ने वही खाना बनाया था जो वो रोज खाता था। शिव को माहिरा की कही बातें याद आई। दी, अगर जीजू बीमार नहीं है तो आप क्यों उन्हें उबला और बीमारों वाला खाना खिला रही हो? ये सब सोचते हुए शिव ने स्पून नीचे रख दिया। सिद्धि अभी अभी अपनी चेयर पर बैठी थी। शिव ने उसको प्लेट से अपनी प्लेट एक्सचेंज कर दी। सिद्धि हैरानी से शिव को देखने लगी। माहिरा ये देख मुस्कुरा दी। शिव ने सिद्धि से कहा, ऐसे क्या देख रही हो? मैं आज यही खाना खाऊंगा। शिव ने खाना शुरू किया। सिद्धि मन ही मन खुद से बोली, इन्हें खुद नहीं पता इनका मूड कब बदलता है। अगर यही खाना खाना था तो इतनी मेहनत करवाने की क्या जरूरत थी? जीजू, भिंडी की सब्जी खाकर देखिए, दी बहुत अच्छा बनाती है। माहिरा ने जैसे ही ये कहा शिव ने तुरंत इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, वो क्या है कि मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं। भिंडी नहीं पसंद, लेकिन क्यों? भिंडी में क्या बुराई है? माहिरा को चुप कराते हुए सिद्धि बोली, उन्होंने कहा है उन्हें नहीं पसंद, जिद क्यों कर रही हो? खाते वक्त बात नहीं करते, चुपचाप खाना खाओ। मैं तो खा लूंगी लेकिन आप अपने लिए दूसरी प्लेट निकाल लीजिए क्योंकि आपसे वो उबला हुआ खाना नहीं खाया जाएगा। सिद्धि ने जब उसे घूरा तो माहिरा चुप हो गई। सिद्धि ने वही खाना खाया जो उसने शिव के लिए बनाया था। शिव के चेहरे से पता चल रहा था आज का खाना उसे वाकई बहुत अच्छा लगा। अमर जी ने कहा, मेरा तो हो गया, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। सिद्धि उठते हुए बोली, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपकी दवा भी देनी है। सिद्धि सोमनाथ जी का व्हीलचेयर पकड़कर उन्हें वहां ही ले गई। माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजू आपको दी का सीक्रेट बताओ लेकिन प्रॉमिस कीजिए दी के सामने मेरा नाम नहीं लेंगे। बता सकती हो, मैं नाम नहीं लूंगा, शिव ने कहा। सुनिए, दी को अंधेरे से डर लगता है, हालांकि वो जताती नहीं है और भूत वाली फिल्में तो अकेले में कभी नहीं देखती। माहिरा की बातें सुनकर शिव ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया था। सिद्धि जब बाहर आई तो देखा माहिरा डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। सिद्धि उसके पास चली आई। तुमने सारी सफाई अकेले कर ली? उसमें क्या है, वो तो मैं रोज ही करती हूँ। वैसे जीजू सोने से पहले दूध पीते हैं क्या? अगर ऐसा है तो फ्रिज में दूध रखा है, जाकर गर्म कर लीजिए। माहिरा ये बोल सिद्धि की ओर पलटी तो देखा वो चुपचाप खड़ी थी। माहिरा उसे हिलाते हुए बोली, अब किस सोच में डूब गए आप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये बोल सिद्धि वहां से चली गई। कुछ देर बाद सिद्धि अपने कमरे में लौटी। शिव बेड पर बैठा फोन चला रहा था। सिद्धि ने दूध का कप टेबल पर रख दिया। ये आपके लिए है, इतना कहकर सिद्धि कबर्ड के पास चली आई। शिव ने दूध का गिलास खत्म कर वापस टेबल पर रख दिया, तभी उसकी नज़र सिद्धि पर गई जो फर्श पर दरी बिछा रही थी। शिव ने पूछा, ये क्या कर रही हो तुम? बिस्तर लगा रही हूँ अपने सोने के लिए। अगर बाहर गई तो माहिरा 10 सवाल पूछेगी और मैं किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। सिद्धि चादर ओढ़कर नीचे बिछाए बिस्तर पर लेट गई। शिव अभी भी उसकी ओर देख रहा था। शायद उसे खुद समझने की जरूरत थी आखिर उन दोनों का रिश्ता है क्या और जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं ये सब कब तक चलने वाला है।
सुबह का वक्त साबरमती रिवर फ्रंट। रिवर की दक्षिणी छोर पर तेजस खड़ा था। बाल हवा के कारण पीछे की ओर उठ रहे थे। हवा का बहाव काफी तेज था। तेजस, उठ जानी पहचानी आवाज में तेजस ने अपना नाम सुना। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट से निकाला और पीछे पलटा। सामने इशिता खड़ी थी। उसने व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जिसकी लेंथ घुटनों तक थी। बालों पर व्हाइट कलर का हेयर बैंड लगाया हुआ था। वो अक्सर कॉलेज में इस तरह रहा करती। तेजस ने अपनी नजरें फेर ली और पलटकर खड़ा हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इशिता उसके पास चली आई। इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि चेहरा देखना भी मंजूर नहीं। जब इस बात को जानती हो तो यूं आती हो सामने। दूर रहा करो। कोशिश तो लाख करती हूँ तेजस, लेकिन तुम्हें भूल पाना इतना आसान नहीं। इशिता की बात पर तेजस ने फीकी मुस्कुराहट बिखेरी। तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हें भुला दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने मत आया करो। इशिता ये सब सुनने के बाद भी वहां खड़ी थी। कुछ देर के लिए दोनों के बीच शांति छा गई। इशिता ने पूछा, मेरे बिना जीना सीख लिया न तुमने? तो इतने उदास क्यों हो अब तक? क्यों अकेले रहे? शादी क्यों नहीं की तुमने? तेजस ने हाथों की मुट्ठियां कस ली। क्या वो उसके चले पर नमक छिड़कने आए हैं? तेजस ने अपना चेहरा इशिता की ओर घुमाया। तुम्हें क्या लगता है तुमसे बिछड़कर मैं देवदास बन जाऊंगा, या दिन रात सिर्फ तुम्हारा नाम जपता रहूंगा? इशिता इशिता इशिता, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बहुत खुश हूं मैं, और देख लेना तुमसे भी अच्छी लड़की से शादी करूंगा। ऐसी लड़की जिसके सामने तुम कुछ मायने नहीं रखोगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशियां चाहिए तेजस। ऊपर वाला वही फैसला ले जो तुम्हारे हक में जो हो। इशिता की बात पूरी हुई तो तेजस ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे घुमाते हुए अपने ठीक सामने ले आए। तुम होती कौन हो मेरी खुशियों के लिए दुआ करने वाली? तुम्हें मेरी आंखों में सिर्फ आंसू पसंद है, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं चाहती। ये बोल तेजस ने उसे झटके से छोड़ दिया और गुस्से से निकल गया। इशिता चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। शायद मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊंगी तेजस। मैं वो गुनहगार बन चुकी हूँ जिसके लिए कोई माफी नहीं बनी। सुबह का वक्त। सिद्धि का घर। सिद्धि इस वक्त किचन में थी। बाहर कोई डोरबेल बजा रहा था। सिद्धि ने माहिरा को आवाज लगाई। माहिरा, माहिरा दरवाजा खोलो, देखो कौन है। माहिरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये लड़की कहाँ गायब रहती है? सिद्धि को खुद दरवाजा खोलने के लिए बाहर आना पड़ा। उसने जब दरवाजा खोला तो अमित और विशाखा को सामने खड़ा पाया। सिद्धि उन्हें देख चौंक गई। सिद्धि की आवाज सुन शिव भी नीचे चला आया। विशाखा आगे बढ़कर सिद्धि के गले लग गई। इतने दिनों बाद मिल रही हैं। न हाय न हल्लो, बस शॉक्ड रिएक्शन। तुम लोगों ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। सिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे कोई हमसे भी तो पूछ लो। अमित सिद्धि से गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगा तो सिद्धि पीछे हट गई। बिल्कुल नहीं जानती हूँ, ठंड शुरू होते ही सुबह सुबह तुम नहाते नहीं। अमित ने अजीब रिएक्शन दिया। सिद्धि, वो सब मजाक था, तुम तो सीरियस होकर बैठ गई। अच्छे, अब दरवाजे पर ही खड़े रहोगे क्या? अंदर आओ ना। सिद्धि उन दोनों को अंदर ले आई। उधर वो दरवाजा बंद करने लगी और इधर विशाखा और अमित की मुलाकात शिव से हुई। विशाखा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल तैर गई। अमित ने शिव की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मैं सिद्धि का फ्रेंड हूँ अमित। शिव ने उससे हैंड शेक करते हुए कहा, जानता हूँ, पहले मिल चुके हैं हम। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन हाथ मिलाने का तरीका शिव का बड़ा डेंजर था। अमित यही सोच रहा था आखिर वो कब उसका हाथ छोड़ेगा। शिव ने इतनी मजबूती से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था मानो किसी प्रकार का गुस्सा निकाल रहा हो। सिद्धि के आते ही शिव ने अमित का हाथ छोड़ दिया। विशाखा शिव के सामने चली आई। हेलो, मेरा नाम विशाखा है। मैं और सिद्धि यूनिवर्सिटी के फ्रेंड हैं। शिव ने इस बार नॉर्मल बिहेव किया। अमित अपनी हथेली को उलट पुलट कर देख रहा था। हड्डियां सही सलामत है या नहीं? सिद्धि उन सबको हॉल में ले आई। माहिरा ने वहां आकर कहा, सरप्राइज? मुझे नहीं मालूम था आज मुझे सरप्राइज मिलेगा। सिद्धि बोली, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। विशाखा ने मुझे बता दिया, उससे ये खबर तुमने दी थी कि मैं इस वक्त नैनीताल में हूँ। हाँ, तो इसमें क्या गलत कर दिया? वो आए दिन मुझसे पूछती रहती थी, सिद्धि कब आएगी बताओ। माहिरा कहते कहते रुक गई क्योंकि घर की डोरबेल एक बार फिर बजी। माहिरा भागती हुई ऐसे गई जैसे बाहर कोई खजाना रखा हो। सच ही तो था, उसने अपनी दोस्त दिव्या को भी इनवाइट किया हुआ था। माहिरा उसे सबके बीच ले आई।
दिव्या सिद्धि के पास आकर बोली, कैसी है दी आप? सिद्धि उसके गले लगकर बोली, मैं तो ठीक हूँ और बहुत हूँ, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर। दिव्या की नज़र शिव पर गई। उसने सिद्धि के कान में धीरे से कहा, क्या वही आपके हस्बैंड हैं? सिद्धि ने हाँ में जवाब दिया। दिव्या मुस्कुराकर बोली, बहुत हैंडसम है। सिद्धि ने आगे कुछ नहीं कहा। वो दिव्या से बोली, तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सिद्धि वहां से चली गई। माहिरा शिव से बोली, जीजू ये मेरी फ्रेंड है दिव्या और ये दोनों दी के यूनिवर्सिटी के फ्रेंड है। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है माहिरा, वो पहले से जानते हैं। वैसे शिव आपकी तारीफ आए दिन हमारे घर में होती रहती है, खासकर डैड के मुंह से। उनकी सीमेंट फैक्ट्री से कई बार माल सप्लाई हुआ है। विशाखा की बात पर गौर करते हुए शिव ने कहा, मिस्टर श्रीवास्तव की बेटी हो ना, तभी उन्होंने अपनी कंपनी का नाम तुम्हारे नाम पर रखा है। क्या आप जानते हैं मेरे डैड को? विशाखा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ लेकिन ज्यादा नहीं, वैसे ये काम मेरा छोटा भाई संभालता है। शिव बस इतना ही कह पाया था, तभी अमित बोला, हाँ जरूर, आप तो वेपन्स की डीलिंग करते हैं, इसलिए तो लोग आपको वेपन किंग कहते हैं। अमित का इस तरह बीच में बोलना शिव को अच्छा नहीं लगा। उसने तंज कसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे हथियारों से बेहद लगाव है। बुरी बातें पसंद नहीं आती न, इसलिए कई बार कंट्रोल लूज कर देता है। अमित को उसका जवाब बहुत अजीब लगा। दिव्या माहिरा की ओर झुककर आहिस्ता से बोली, तुमने जैसा बताया था तुम्हारे जीजू उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकले। मेरे लिए उनका एक ऑटोग्राफ लोगी प्लीज?